हम लोग 9th के नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है, लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है फोर्स। सबसे पहले हम लोग फोर्स को जानेंगे, फोर्स क्या होता है। फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है बल। हिंदी मीनिंग में इसको कहते हैं बल। सिंपल डेफिनेशन है, ए पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज फोर्स। मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को धक्का देते हो, ठीक है, या खींचते हो, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो यहां से करोगे तो पुश करोगे, या फिर यहां करोगे तो पुल करोगे। तो ये होगा पुश और पुल, दो ही कंडीशन होता है, या तो पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब हम इस बॉडी को पुश करेंगे तो समथिंग मास क्रिएट करेगा, जैसे उसको पुश करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा। तो हम लोग कहेंगे दूसरे भाषा में, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन आर नोन एज फोर्स। मतलब जब हम इसको धक्का देंगे तो बॉडी अगर ऑब्जेक्ट है तो समथिंग मास क्रिएट करेगा, और जैसे धक्का दोगे, पुश करोगे या पुल करोगे तो एक्सेलरेट होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन आर नोन एज फोर्स। फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? तो बिकॉज इट कंटेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब यहां लिखे है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। द फोर्स इज इक्वल टू मास एंड मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, मास को एम से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। इसलिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट में डाइन होता है। सीजीएस यूनिट में डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन होगा। और 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी, और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स आर, फर्स्ट, ए मूव ए स्टेशनरी बॉडी या ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप किसी स्टेशनरी का अर्थ हुआ रुका हुआ, आप किसी बॉडी को जब पुश करोगे तो वो चलना शुरू करेगा, मूविंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्टेशनरी था और ये मूविंग कर रहा, तो मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या बॉडी, तो यह मूव करेगा। फिर करेगा स्टॉप या मूविंग या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप इसको फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? रुक जाएगा। थर्ड में चेंज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी ऑब्जेक्ट। अगर इसकी स्पीड स्लो हो तो हम इसकी स्पीड को अधिक कर सकते हैं, और कम अधिक हो तो कम कर सकते हैं। चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट। इसके डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। आप जैसे बॉलर फेंकता है, आप उसको हीट करते हो बैट से, तो उसके डायरेक्शन को क्या होता है? उसके डायरेक्शन चेंज होता है, यानी कि फोर्स के कारण उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। नेक्स्ट में चेंज शेप एंड साइज। आप किसी चीज को लेकर दबाते हो तो वो धीरे धीरे अपना शेप और साइज क्या होता है? चेंज करते जाता है। तो चेंज शेप और साइज, मतलब कि शेप भी चेंज करता है और साइज भी चेंज करता है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहिए या बॉडी कहिए, बात बराबर है, इज 0, देन द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मान लीजिए कोई आपका सरफेस है, इस सरफेस पे कोई आप ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, बॉडी या ऑब्जेक्ट, तो इसके नीचे जब ये फोर्स लगेगा तो क्या लगेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें लगेगा फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ रिएक्शन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आपने जैसे इसको पुश किया तो क्या लगेगा? फोर्स ऑफ पुश, ठीक है, और यहां से लगेगा इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जब ये मूव नहीं करेगा तब। तो फिगर के आधार पे आपको क्या मिला कि फोर्स ऑफ रिएक्शन
इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दोनों आपस में इक्वल है, तभी ना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है। और दूसरा कंडीशन में आपको मिला कि फोर्स ऑफ पुश इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां भी दोनों आपस में इक्वल है, तभी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव नहीं कर पा रहा। तो दोनों रिजल्टेंट आपस में क्या हुआ, जीरो। रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमको क्या मिला, जीरो। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस में क्या होता है कि इसमें जो रिएक्शन होता है, इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता है। मान लीजिए ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, तो वैसे ही इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन, और इस नीचे की तरफ लगाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आप इधर इसको पुश करेंगे तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ पुश। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, पुश होने लगेगा, चलने लगेगा। ठीक है, तो यहां क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां बॉडी मूव करेगा, क्या करेगा, बॉडी इज मूविंग, और यहां बॉडी इज नॉट मूविंग। तो अकॉर्डिंग टू फिगर से क्या मिला आपको, फिगर से मिला फोर्स ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दोनों आपस में इक्वल हुआ, इसलिए ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। चेंजिंग क्या होता है, सेकेंड कंडीशन चेंज होता है कि फोर्स ऑफ पुश, ठीक है, एक ग्रेटर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन बॉडी विल बी मूव। तो बॉडी क्या हुआ, मूव करने लगा। दैट इज रिजल्टेंट जो फोर्स हुआ वो जीरो नहीं हुआ। तो इस तरह से अनबैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो नहीं होता है, और बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट जीरो होता है। उस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन प्रेजेंट थ्री फंडामेंटल लॉ दैट गवर्न एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जो था मोशन के अगेंस्ट तीन लॉ दिया था, तीन लॉ डेवलप किया था, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब इसका फर्स्ट लॉ क्या है हम लोग देखेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब इस लॉ के आधार पे ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस it is compelled by an external force to change in a state of rest or uniform motion। मतलब कहता है इस लॉ के आधार पे कि बॉडी अगर रेस्ट में होगा तो कंटिन्यू रेस्ट में होगा, और मोशन में होगा तो कंटिन्यू मोशन में होगा। कब तक, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहे हैं। मतलब वो अपने पोजीशन को हमेशा मेंटेन में रखे। अगर वो चल रहा है मूविंग में तो हमेशा मूविंग में रखेगा। कब तक, जब आप उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे, रोकेंगे नहीं। अगर रेस्ट में तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। एक एग्जांपल देख लें कि एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब तक आप इस पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है। आपने जैसे इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, एक कुछ देर के बाद चलना शुरू किया फोर्स लगाने के बाद, अभी क्या हुआ, मूविंग हो गया। ये मूविंग में फिर कुछ देर के बाद आपने फोर्स लगाया, ठीक है, फिर ये क्या हुआ, स्टेशनरी में आया। मतलब कि जब वो स्टेशनरी में था आपने फोर्स लगाया, वो चलना शुरू किया, ठीक है, जब वो चला कुछ देर तक चला, फिर आपने फोर्स लगाया, वो क्या हुआ, रुक गया। मतलब कि जब तक वो रुका हुआ था आपके फोर्स के कारण वो चला, अब वो चल रहा है तो फिर आपके फोर्स के कारण वो रुका। मतलब कि अपने पोजीशन को मेंटेन करना फर्स्ट लॉ होता है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया। इस लॉ का नाम है, दूसरा नाम है इनर्शिया। इनर्शिया का अर्थ होता है अपने अस्थायित्व को मेंटेन रखना, अपने अस्थायित्व को बनाना। मतलब कि जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट रहेगा या बॉडी रहेगा वही पोजीशन को मेंटेन करेगा। इस लॉ से हमें क्या मिलता है
तो दिस लॉ गिव्स डिफिनेशन ऑफ फोर्स। ये लॉ हमको फोर्स का डिफिनेशन देता है। फोर्स का डिफिनेशन क्या आता है? पुश और पुल। तो जब ये रुका हुआ है, आप इसको पुश करेंगे तो मूव में होगा, फिर पुल करेंगे तो ये क्या हुआ? रेस्ट में आएगा। तो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज फोर्स। तो इससे क्या हमको मिलता है? डिफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है। अब इसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। तो क्या क्या एप्लीकेशन है? द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आर। फर्स्ट एप्लीकेशन है व्हेन a having carpet is beaten, when a hanging carpet, hanging मतलब लटकाया हुआ, hanging carpet is beaten with a stick, then the dust particles start coming out of it। मतलब एक कोई वो कारपेट लटका हुआ है, जब उसको आप लाठी से मारते हैं तो देखते हैं कि कारपेट हिलने लगता है और डस्ट पार्टिकल उसी की जगह नीचे चला जाता है, उसी पॉइंट पे नीचे चला जाता है। मतलब कि वो रेस्ट में था, हमने उसको फोर्स लगाया, लाठी से पीटा तो मोशन में आया, फिर वो नीचे की तरफ गया। दूसरा, व्हेन ए ट्री इज सेकंड विजुअली देन द फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन। जब आप पेड़ के डाली को हिलाते हो तो देखते हो कि पत्ता उसी के नीचे चला जाता है या फल उसी के नीचे चला जाता है। व्हेन ए कार और बस स्टार्ट सडनली, जब आप कार और बस में बैठे होते हैं, अचानक चलता है तो आप पीछे की तरफ जाते हो, या फिर अचानक रुकता है तो आप आगे की तरफ जाते हो। मतलब कि आप जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन को मेंटेन रखना चाहते हो। व्हेन ए कार और बस टर्न कॉर्नर शार्पली, आप किसी कॉर्नर पे बस तुरंत टर्न लेता है, एकदम तेजी से मुड़ता है, आप बाहर की तरफ मुड़ जाते हो, बाहर की तरफ गिर जाते हो। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स थे ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थे। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है चलो देखेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी due to which it resists a change in its state of rest or uniform motion। मतलब इनर्शिया किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जो अपोज करता है कि बॉडी मोशन में होगा या फिर रेस्ट में होगा। रेसिस्ट मतलब अपोज करना। मास इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मास होता है किसी बॉडी का इनर्शिया को बताता है। दैट इज डिपेंडेबल ऑन मास। मतलब कि इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है? मास पे डिपेंड होता है। तो हमें कह सकते हैं हेवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी होगा तो उसका इनर्शिया क्या होगा? अधिक होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक रबड़ बॉल है और ये फिर एक क्रिकेट बॉल है। अब दोनों में किसका मास अधिक होगा? रबड़ बॉल का या फिर क्रिकेट बॉल का? तो जाहिर सी बात है क्रिकेट बॉल का मास अधिक होगा। जब क्रिकेट बॉल का मास अधिक होगा तो इसका इनर्शिया क्या होगा? अधिक होगा। अब इसमें एक टर्म मिलेगा मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर नोन एज मोमेंटम। मतलब कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही आपका क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। क्या होगा मोमेंटम का? मास और वेलोसिटी। तो दैट इज मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, मास को एम से, वेलोसिटी को वी से। दैट इज पी इज इक्वल टू एम इनटू वी। एसआई यूनिट क्या होगा? तो मास का केजी होगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। मतलब कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड। एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब हम लोग एक नॉमरिकल्स देखेंगे कि क्या नॉमरिकल्स है। नॉमरिकल्स देखेंगे। कह रहा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि एक आदमी का मोमेंटम क्या होगा यदि वो 75 किलो का हो और उसका वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड का। सबसे पहले नॉमरिकल्स बनाने के लिए हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। कितना मास दिया हुआ है? 75 kg। और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं? तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो मास कितना है? 75 kg और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा? 150 kg मीटर पर सेकंड। यानी कि मोमेंटम आपका कितना हुआ? 150 kg मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 25,000 ग्राम हैज अ मोमेंटम 125 kg मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी। जस्ट क्वेश्चन का अपोजिट है। कह रहा है मास दे दिया है, मोमेंटम दिया है, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग फिर क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? तो मास दिया हुआ है। कितना मास दिया हुआ है? 25,000 ग्राम। अब हम इस सबसे इसको क्या करेंगे? केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना
यूरो ये होता है। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी कि 25 केजी मास हुआ। मोमेंटम पी कितना दिया हुआ है आपका 125 केजी मीटर पर सेकेंड। फिर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू बी। तो P इज इक्वल टू एम बी, P दिया हुआ है 125 केजी मीटर पर सेकेंड, मास दिया हुआ है 25 केजी, वेलोसिटी का पता नहीं। तो जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 125 केजी मीटर पर सेकेंड बटा 25 केजी इजिकल टू वेलोसिटी 5 केजी से केजी गया तो क्या बचा 5 मीटर पर सेकेंड इजिकल टू बी, यानी कि वेलोसिटी कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।